हाँ, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से 20 में से, और आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब लाइन टू लाइन थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद में जो आपको मिड से कुछ मिड में क्वेश्चन दे रखे हैं, बुक के बीच में दे रखे हैं, और कुछ बुक के लास्ट चैप्टर जब खत्म होता है वहाँ दे रखे हैं, वो भी कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसमें भी बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी जो आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे, तो मैं आपको लैंग्वेज में लिखवा दूंगा और अपने नोट्स के अंदर उनको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके शायद 2 वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित करने में जो हमारी संविधान सभा है ना, उसके क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो, पॉलिटिकल साइंस में जितनी भी थ्योरी आपको मिल रही है ना, जितनी ज़्यादा आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी ही बेस मजबूत करेगी। ये आपको सोचना सिखा रही है। आर्टिकल वगैरह तो वैसे ही याद हो जाएंगे, वो तो सीधे सीधे याद करने, बैनुशेद वगैरह तो सीधे सीधे रटने हैं, लेकिन इनको समझना है, दिमाग में बिठाना है, इसके इंटरेस्ट के साथ थ्योरी को लर्न करना है, ठीक है। ये यूँ कहना चाह रहा है कि जो हमारा सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है, जो सरकार की संस्थाएं हैं, उनके अंदर इस संविधान सभा का क्या रोल है, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इसका क्या योगदान है बेसिकली। तो देखो, मैं एक बात बताऊं कि हमें पता है कि हमारी जो संविधान सभा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने हमारे संविधान को तैयार किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया ना। और उसके अंदर सारे लोग ऐसे थे जो राष्ट्रीय आंदोलनों से, यानी कि नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे। तो मतलब जितनी भी लोगों की दिक्कत थी, इस प्रॉब्लम थी, उनको साथ में ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। उसके बाद में उन्होंने ये फिक्स किया कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। किसने? संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये फिक्स किया कि हमारे देश की सरकार या गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, स्टेट को कितनी पावर होगी, सेंटर को कितनी पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ तक अपना मतलब ऐसा मान लो कि पावर दिखा सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होगी, शक्तियाँ होगी, ये सब बातें। फिर हमने क्या करा कि हमने कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, न्यायपालिका और लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका, 3 हमने हमारे सरकार के अभिन्न अंग है, 3 पार्ट है हमारे गवर्नमेंट के, ये बनाए कि अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के बीच में अगर कोई अनबन हो गई तो उनके ऊपर जुडिशरी काम करेगी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, जो कहा जाएगा वो जुडिशरी का फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। जो हमारी न्यायपालिका है वो हमारे देश में स्वतंत्र है, किसमें? फैसला देने में, ठीक है। कोई भी फैसला देने में स्वतंत्र है, आज़ाद है, उस पर कोई किसी भी तरह की रोक टोक, प्रेशर नहीं है, ठीक है। और वो उनके जो डिसीजन होते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी बातें सुनवाई होती है। तो वो चीज़ें हैं, बस वो ही आपको बातें यहाँ पर लिखनी है। मैंने पॉइंट बना के लिखा है ये, ठीक है। बुक से छांट के सिलेक्ट करके पॉइंट बना के 4 पॉइंट, मतलब ये लगभग 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार है, ठीक है। ऐसा कैसा आपको लिख के आना है, आंसर लिखने का तरीका देखो, मैंने बिल्कुल भी ऐसा आलस नहीं करता, उसी को वापस लिखा, तो वो ये जानबूझ के लिखना हो, 2 लाइन अगर ना भी लिखता तो चल जाता, लेकिन ताकि आप नोट्स एक बार अच्छे से बनाओ, ठीक है। कि सरकार की सभी संस्थाओं, अच्छा एक बार इंग्लिश बोल देता हूँ कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन ऑर्गेनाइजिंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए बैलेंस मैनर। मतलब कि जो गवर्नमेंट है उनकी जो इंस्टीट्यूशन को कैसे बैलेंस किया, कैसे उनको मतलब कि व्यवस्थित किया। तो आंसर देखो कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए संविधान सभा ने निम्न प्रयास किए, ये 4 प्रयास किए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड द फॉलोइंग एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज ऑल द इंस्टीट्यूशंस टू गवर्नमेंट इन ए बैलेंस्ड मैनर। अब कौन कौन से प्रयास किए? पहले देखो कि संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित करने की दृष्टि से मूल सिद्धांत ये रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसी रहे? डेमोक्रेटिक रहे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। लोकतांत्रिक रहने का मतलब है कि हमारे देश में जनता का शासन है, क्योंकि जनता खुद अपना नेता चुनती है, तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया लोकतंत्र कहलाता है हमारा। तो वही लोकतांत्रिक रहना बहुत ज़रूरी है। पहले सरकार राजतंत्र था, मतलब राजा महाराजा हुआ करते थे, अपनी मनमर्जी से राजा बन जाता, वो उसको मार के वो बन गया, वो मार के वो बन गया, लेकिन उसके बाद उसका बेटा बन गया। तो वो क्या था? वो एक सिस्टम सही नहीं था। अब डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, तो यहाँ पर इलेक्शन होता है, किसी भी वर्ग का आदमी, किसी भी छोटी बड़ी जाति का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी खड़ा हो सकता है, जीत सकता है। महिलाओं को भी अलग से सेपरेट रिजर्वेशन है कि उनकी भी अलग से सीटें होती है। तो मतलब अब है डेमोक्रेटिक कंट्री, ये होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये, ठीक है। यानी कि विद अ व्यू टू ऑर्गेनाइज द इंस्टीट्यूशन टू ए बैलेंस मैनर द बेसिक प्रिंसिपल वॉज द, क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या था? वो है कि द बेसिक, वापस मैं रिपीट कर दी ये बात, ये चीज़ रिपीट हो गई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। द बेसिक प्रिंसिपल वॉज दैट
यहाँ तक। गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, ये आप कट कर देना। गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर टू द पीपल। डेमोक्रेटिक की तो होनी चाहिए, उसके साथ में पब्लिक वेलफेयर का मतलब है समाज कल्याण, जनता के कल्याण की भी होनी चाहिए, यानी कि जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए, मतलब हमेशा तैयार रहनी चाहिए कि लोगों की क्या समस्या उसको समाधान किया जाए। पहली बात हो गई। दूसरी बात, संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंग, मैंने कहा था ना अभी तीनों अंग बताए मैंने आपको, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में बैलेंस रहे, संतुलित बैलेंस स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया। इन मतलब ध्यान रखना कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इवॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। इन तीनों को कितनी कितनी पावर देनी है और कितना क्या करने, इस पर बहुत डिस्कशन किया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने। जैसे कि एग्जीक्यूटिव का काम होता है काम करना, मतलब कार्यपालिका है, कार्यपालिका काम करेगी। लेजिस्लेचर उसकी व्यवस्था करेगी, अगर इसने कोई अच्छा ढंग से काम नहीं किया, कानून का उल्लंघन किया, ज़बरदस्ती कोई काम किया, तो लेजिस्लेचर है ना वो इसके काम में दखल करेगी, मतलब बताएगी कि नहीं ये गलत है। और अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई गड़बड़ हो गई आपसी, मतलब ज़्यादा ऐसा मान लो कि डिस्प्यूट हो गया, विवाद बढ़ गए, तो फिर जुडिशरी है ना, जो न्यायपालिका वो फैसला करेगी, जो हमारी न्यायपालिका फैसला करेगी वो फाइनल डिसीजन होगा। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बातें रखी हुई है, हमारे संविधान के अंदर बातें रखी हुई है, ठीक है। तो ये भी हमारी सरकार को किसकी देन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की देन है, संविधान सभा की देन है, ठीक है। तीसरी बात, संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकारा। हमारे देश में ही दोनों शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला संघात्मक यूनियन वाला सिस्टम है, ठीक है, स्वीकार किया। कैसे कि एक और विधायिका और कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि द लेड टू द अडॉप्शन, ये ध्यान रखना ये टी है यहाँ पे, ठीक है, अडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री form and the federal arrangement which would distribute government powers between the legislature and the executive on the one hand and ये बोल सकते हैं on the one hand between the states and the central government on the other hand, ठीक है। मतलब राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में कितनी कितनी पावर होगी, मैंने अभी जो बताया था आपको क्या क्या करना है, कितनी पावर स्टेट को देनी है, कितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम जैसे सपोज एग्जाम्पल रेलवे हैं, तो रेलवे की जितनी भी कमाई होगी, ट्रेनों से जितनी भी रेलवे कमाई होगी, वो सारी की सारी किसके पास जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। जीएसटी बिल का जो पैसा आता है वो किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये जितने भी सारी कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, कुछ नेशनल हाईवे भी ऐसे हैं, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग भी ऐसे हैं जो जिनका भी पैसा जो टोल टैक्स आएगा वो किसके पास जाएगा? सरकार, केंद्र सरकार के पास जाएगा। लेकिन उसके अलावा जैसे कि राज्य सरकार जो स्टेट की जो और इनकम है, भाई हमारे जैसे राज्य के अंदर जितनी भी इनकम है, जो रेवेन्यू आता है, वो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट रखेगी। जैसे कि वो किस पर खर्च करेगी? यहाँ की एक तो पुलिस पे, जैसे हर राज्य की अपनी अपनी सेपरेट पुलिस होती है, तो वो अपनी अपनी पुलिस पे पैसा खर्च करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पैसा नहीं देती है, वो जितनी जाए पुलिस की भर्तियां कराए, जितना जाए पुलिस को रखे, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट स्कूलें हैं, जितने भी सार्वजनिक पब्लिक वेलफेयर के काम है वो यहाँ की गवर्नमेंट अपना करती है। तो अलग अलग पावर है, ठीक है। और इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट वो है कि शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को भी लिया। ये बात मैंने आपको पहले, तभी हमारे संविधान को कुछ लोग जो राजनीतिक कटाक्ष करने वाले लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं कि भारत का संविधान एक उधार का झोला है, उधार का एक बैग है, झोला है, ये ऐसा कहते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारे संविधानों से, अच्छा अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा कि हमने किस देश के संविधान से, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। तो हमने बहुत सारी अच्छी सी बातें ली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छा नहीं है, हमने किसी से उधार लिया। लेकिन हमने कुछ बातें ही ऐसी ली क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छे आइडिया कहीं से मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है, समझ पा रहे हो। तो वो हमने लिया, बाकी कोई बात नहीं। किस देश से क्या लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपको पता चल जाएगा, हमने कौन सी कंट्री से क्या अडॉप्ट किया है, ठीक है।
तो ये भी हैं कि वाइल इन्वॉल्विंग द मोस्ट बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट्स द मेकर्स हम लोग संविधान बनाने वाले हैं, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हेजिटेट, मतलब बिल्कुल भी झिझक नहीं करी उन्हें लेने में, टू लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर कंट्रीज, सो दे बोरोड ए नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इसलिए हमने अलग अलग देशों से बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हमने हमारे संविधान के अंदर लिए हैं, ठीक है। तो लेकिन ये क्यों लिए हैं? ताकि हमारा देश की गवर्नमेंट अच्छी बने, हमारे देश के लोगों का भला हो, इसलिए करें। तो अपना ये क्वेश्चन का आंसर भी बन गया। ये संविधान सभा की तो देन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तो देन है कि हमने हर देश की अच्छाइयाँ पकड़ी, वरना कहाँ से इतना अच्छा संविधान बन सकता था, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर ये आपको डेफिनेटली 4 पॉइंट बना के लिख के आना है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था वो है 21 कि हमने किन किन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, किन किन देश के संविधानों से हमने हमारे संविधान में बातें रखी। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल का। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है। लेकिन एक बात आपको सुननी है कि जैसे इसके अंदर ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड यानी आयरिश, 1 2 3 4 5 ही देशों के आपके दे रखा है अपनी एनसीईआरटी बुक में। और एनसीईआरटी बुक से बाहर क्वेश्चन एग्जाम आएगा नहीं, इसलिए हम इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नोट्स तो ये बनाएंगे। अब रही बात एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने इतने से नहीं लिया, बहुत सारे देशों से और भी बातें और भी ली हमने। तो ध्यान रखना, एक आपको जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज के नाम से फुल फॉर्म प्लस ब्रैकेट में जीके लिखा हुआ रहेगा। इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जनरल नॉलेज ब्रैकेट में जीके, इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर मैं आपको क्या करूँगा कि ऐसा कोई सा भी जो टॉपिक आएगा कि जिसके अंदर और भी डिटेल से जानने वाले खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जो स्टूडेंट हमें ये कहता है कि हम अभी से आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सिविल सर्विसेज की या फिर आरएस की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, यूपी पीसीएस की, सबकी हम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उनको चाहिए नॉलेज। तो इस प्लेलिस्ट में चल जाना, इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी जितने भी हमारे देश ने सब के सब देशों से क्या क्या लिया, पूरा फुल डिटेल वीडियो। यहाँ पर जो भी टॉपिक आपके कोर्स में होगा वो अगर वो कम है तो उसमें फुल डिटेल्ड वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को भी आप देख लेना, जनरल नॉलेज के नाम से होगी, ब्रैकेट में जीके पूरा लिखा रहेगा, ठीक है ना। ओके, ये बात थी काम की। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, यानी कि मेंशन द प्रोविजंस टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में किन किन देशों क्या क्या लिया। तो देखो आंसर ऐसा लिखना है कि विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान इस प्रकार हैं, द प्रोविजन टेकन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर एज फॉलोज। अब कौन कौन से, हमने ब्रिटेन से क्या लिया, हमने अमेरिका से क्या लिया हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कनाडा से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया। तो देखो हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया कि ये बहुत बड़ी बात ली, सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया हर बहुत सारे नौकरी के एग्जाम में। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखना, इस नाम से भी लिखा आता है। हिंदी वालों के लिए पूरी लाइन ना लिखी आए कि सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, तो ये भी लिखा आता है ऐसे, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। तो हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में भी याद करना इस शब्द को, बाकी तो हिंदी में कर लेना, लेकिन इस नाम से भी क्वेश्चन लिखा आता है, इंग्लिश में वो और हिंदी में भी ऐसा ही, तो ध्यान रखना। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट का मतलब है कि चुनाव होंगे, हमारे देश में लोकतांत्रिक देश है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इलेक्शन होंगे, वोट पड़ेंगे, जनता वोट देगी, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीतेगा। ये बात हमने हमारे खुद से पैदा नहीं करी, ये बात हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। समझ गए कौन सी, सर्वाधिक मतों वाला चुनाव में जीतेगा, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात हमने ली कि जो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है कि सरकार संसदीय होनी चाहिए, कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट होगी, एक संसद होगी जो नियम बनाएगी, कानून बनाने का काम करेगी, ये बात भी हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। तीसरी बात, कानून के शासन का विचार, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि हमेशा जो शासन है वो कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नियम कायदों के अनुसार होना चाहिए, ये विचार भी हमने कहाँ से लिया, इंग्लैंड से, ठीक है। इंग्लैंड बोल दो चाहे ब्रिटेन बोल दो एक ही बात है।
चौथा, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हर, मतलब कोई भी हो सकता है, हर या इस, उनका क्या रोल है, ये भी हमने, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी क्या पावर होगी, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने यहीं से लिया। ठीक है, यानी कि हमारे जो विधायिका हैं, संसद हैं, उस संसद के अंदर, विधायिका मतलब संसद, उस संसद के अंदर हमने जो स्पीकर का पावर है वो भी हमने लिया। और आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर देखा होगा स्पीकर महोदय बैठे रहते हैं, तो वो सामने क्या करते हैं कि जितने एमपीज होते हैं, सांसद जो महोदय सामने बैठे रहते हैं, अगर वो जैसे बीच में एक बोलता है दूसरा खड़ा हो तो उनको रोकने का काम करता है, शांति बनाए रखना होता है, बहुत सारी पावर है उनके पास में ना, वो मैंने आपको कभी उस पर टॉपिक होगा तो उसे बता दूंगा। लेकिन अपने अभी आपको याद करना है कि ये वाली चीज़ भी मैंने कहाँ से ली, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली। और कानून निर्माण की विधि, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि कैसे कानून बनाना चाहिए, कि हमें आर्टिकल रखने पड़ेंगे, आर्टिकल 1 उसके अंदर ये बातें, या फिर आर्टिकल 1A 1B ऐसा बनाते हैं ना अपन, आर्टिकल 17A 17B इस तरीके से, 35A 35B। तो जितने भी क्या प्रोसीजर होना चाहिए कानून बनाने का, आर्टिकल होनी चाहिए, उनमें क्या क्या पावर होनी चाहिए, उनमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, सबको फॉलो करनी चाहिए, ये प्रोसीजर मैंने वहाँ से लिया। तो अपने कितनी बातें ली, 1 2 3 4 5 5 बातें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली। दूसरी, अमेरिका से हमने क्या लिया, अमेरिका के संविधान से हमने लिया मौलिक अधिकारों की सूची, बहुत बड़ी चीज़ ले ली है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि हमें ये मौलिक अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है ना, राइट टू फ्रीडम, दूसरा राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, ये जितने भी अधिकार हैं हमारे को, एजुकेशन का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, हर चीज़ के जितने भी हमें ये जो अधिकार हैं, घूमने का अधिकार है ना, सब कुछ राइट जो लिए हमने वो अमेरिका से लिए। ठीक, दूसरा अमेरिका से क्या लिया, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या गजब की बात है, अमेरिका से हमने ली दोनों ही, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ऑफ द जुडिशरी। हमें मतलब ये कह दिया कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जैसी न्यायपालिका न्याय करेगी, भाई हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी जुडिशरी वो इंडिपेंडेंस है, बिल्कुल स्वतंत्र है, उसको खुली छूट है कि जो गलती करे उसको आप सजा दो, आप उसको पनिश करो। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस रखना चाहिए हमारी जुडिशरी को, ये भी हमने यहीं से लिया। और उसका जो रिव्यू या उसका जो बात होगी उसकी, वो फाइनल डिसीजन होगा, उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, ये भी हमने वहीं से लिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लास्ट फैसला होता है, आपको बताइए, ये दोनों बातें हमने वहाँ से ली, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति यानी कि जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ। अब है कनाडा का संविधान, हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, बहुत बड़ी चीज़ ली, एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के अंदर आपको पता ही, वो सिस्टम मैंने आपको बता रखा है, तो वो है एक वैसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक संघ सरकार होगी, संघात्मक सरकार होगी, हमारे देश में संघात्मक सरकार है, और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है, ध्यान से समझना, यानी कि क्वासी फेडरल जो पावर है या फॉर्म है वो क्या होती है। देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि वे शक्तियाँ, वे पावर जिन पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का हक किसके पास हो, पार्लियामेंट के पास हो, संसद के पास हो, एक बात तो ये। दूसरी बात, ये जो शक्ति है ना, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये वो शक्तियाँ होती है, अपन आगे आपके हो सकता है आपके कोर्स में भी हो, अपन 3 सूचियाँ पढ़ेंगे, संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक होती है राज्य सूची, राज्य सूची का मतलब स्टेट लिस्ट, और एक पढ़ेंगे समवर्ती सूची यानी कंकर्ण लिस्ट, कंकर्ण लिस्ट। ये 4 सूचियां होती है, समवर्ती, संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और कंकर्ण लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। इन 3 लिस्ट या 3 सूचियों के बाहर का कोई सब्जेक्ट हो, इन 3 लिस्ट के 3 सूचियों के बाहर का कोई विषय हो, बाहर का कोई कानून कायदा कोई सा भी हो, वो अवशिष्ट शक्तियों के अंदर आता है। समझ गए ना? तो सिंपली आपको वर्ड क्या समझना है कि अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती है जो इन 3 सूचियों में, इन 3 लिस्ट में नहीं आती हो, ठीक है, और इन पर कानून बनाने का हक या अधिकार या राइट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट यानी कि संसद को है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। चलो अब आगे
हमने फ्रांस का सिद्धांत, फ्रांस के संविधान से क्या लिया, वहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द हमने लिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये हमने वहाँ से लिया। प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने वर्ड कहाँ से लिए, जो हमारे सीधे किसी तीनों शब्द कहाँ पर है, हमारी प्रस्तावना में है, हमारे प्रियम्बल में है, ठीक है, ये लिए हमने। फिर आयरलैंड के सिद्धांत से हमने क्या लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। बिल्कुल आपके कोर्स में बाकायदा बहुत अच्छे से इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बार बार याद करना है, रट देना मत करना समझ समझ के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 22 और ये 23, 22 और 23, इस तरीके से हम बहुत ही शानदार इस चैप्टर को मैंने करवा दिया है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना बना के, चाहे 1 मार्क्स का है, चाहे 2 मार्क्स का है, चाहे 3 मार्क्स का है, चाहे 4, 5, 6, कितने भी मार्क्स का है आपको पूछ के आएगा, इन नोट्स के बाहर नहीं आएगा, अच्छी मेहनत कर लेना। अब कुछ 1 या 2 जितने भी वीडियो बनते हैं, पीछे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनका भी आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। और मिड में कितने क्वेश्चन दे रहे हूँ सबका, उनको भी आप देख लेना, फिर उनके बाद तो कुछ जा ही नहीं सकता। और क्योंकि देखो क्वेश्चन आंसर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको फिर होमवर्क मिलेगा, आपको खुद करना पड़ेगा, कर नहीं पाओगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। जैसे स्पष्ट कीजिए कि भारत का संविधान एक जीवंत सच्चाई है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक्सप्लेन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग रियलिटी, मतलब कि ये जीवंत सच्चाई है क्या, बिल्कुल सही। हमारा संविधान बहुत सारे देश बहुत ज़्यादा इसको मतलब कहते हैं ना कि वैल्यू देते हैं, बहुत बड़ा संविधान है, लिखित है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। बात करते हैं क्यों है, क्योंकि ये संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। मतलब ये हमारे भाग्य की बात है, ये हमारे किस्मत की बात है कि हमें ऐसे लोग मिले, संविधान निर्माताओं के बहुत बुद्धि वाले लोग मिले, दूरदृष्टि मतलब जो आगे की फ्यूचर की बात को ध्यान में रखते हुए, लोगों की हर एक समस्या का ध्यान में रखते हुए, जनता का मान्य जो भी जनता का आधारभूत मूल्य था, उनकी जो भी उसकी नीड्स की जरूरत थी, उन सबको हमने सर्वोच्च आकांक्षा मतलब सबसे बेस्ट मान के, उनको सबसे ऊपर मान के एक संविधान तैयार किया, ठीक है। इट इज़ ए ट्रिब्यूट टू the wisdom and foresight of the makers of the constitution that they presented to the nation a document the enshrined fundamental values and highest aspiration should by the people, ठीक है। जनता की हर आकांक्षाओं सबसे ऊपर रखा, एक एक चीज़ का ध्यान रखा, सभी जाति धर्म का ध्यान रखा, सभी जितने भी नीचे वर्ग है सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ठीक है। जिसकी वजह से इतनी जटिलता से, इतनी मुश्किल से हमारा जो बनाया गया संविधान न केवल अस्तित्व में है आज, मतलब न केवल आज प्रेजेंट में हमारे सामने है, बल्कि ये एक जीवंत सच्चाई भी है, ठीक है। यानी कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस मोस्ट इंट्रिकेटली कर्व्ड डॉक्यूमेंट हैज नॉट ओनली सर्वाइव्ड बट बिकम ए लिविंग रियलिटी। समझ में आ गई? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 2 मार्क्स का, इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता। आपकी बिल्कुल बुक की लैंग्वेज है, डिट्टो इसको ऐसा कैसा लिख के आना है। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने और लिया 23, जो अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। हालांकि इसका मैं एक फैक्टर बता चुका था, लेकिन मैंने नोट्स जब ढूंढे, पूरी बुक को एक एक छान मारा, तब मुझे लगा कि 2-3 रीजन और भी बन सकते हैं। तो लास्ट वो आपसे एग्जाम में 3 फैक्टर पूछ सकता है, बस 3 फैक्टर, चौथा फैक्टर आपकी बुक में ही नहीं, ठीक है। वो ये हैं क्वेश्चन कि उन 3 फैक्टर्स को, उन 3 कारकों का उल्लेख कीजिए, उन 3 कारकों को, 3 फैक्टर का मेंशन कीजिए जो संविधान को इफेक्टिव बनाते हो और रेस्पेक्टफुली बनाते हो, रेस्पेक्टेबल के योग्य बनाते हो। भाई मैंने आपको एक बात पहले ही बताई थी कि जैसे हमारे पिताजी हैं, ठीक है, तो हमारे पिताजी में ऐसी क्या बात है कि हमारी नज़र में रेस्पेक्टेबल है, वो हमारी नज़र में सम्माननीय है। तो आप सबको पता है हमारे पिताजी की क्या क्या खास बातें होती है। और दूसरी बात, वो हमारे पिताजी हैं, इसका हम अहमियत जानते हैं। वही चीज़ ये है कि मेंशन द 3 फैक्टर्स विच मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। तो इसमें भी ऐसे क्या 3 फैक्टर थे जो इसको इफेक्टिव बनाते हो, रेस्पेक्टेबल बनाते हो। हम क्यों इसकी इतनी इज्जत करते हैं, इतना प्रभावी क्यों है? तो 3 बातें। पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि हमारा संविधान या फिर किसी भी देश का संविधान, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किसी भी देश का संविधान
पूरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे ही घुमा सकता है, कंफ्यूज मत हो जाना। कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे बेस्ट या इफेक्टिव या रेस्पेक्टेबल यानी कि प्रभावी और सामान्य कब हो सकता है? तो आपके आंसर क्या होंगे? पहला आंसर तो ये कि किसी भी देश का संविधान है ना, वो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो लोग हैं अगर उनके द्वारा बनाया गया, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट का नाम ना लो तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए जो लोगों की नज़र में चाहते हो, जिन लोगों को जनता चाहे, और उन लोगों में भी जिनको जनता चाहती है, ऐसी एक अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, ऐसी एक खूबी होनी चाहिए कि वो सभी लोगों को साथ लेके चले, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे कैसा भी हो, सभी लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता भी उनके अंदर होनी चाहिए। ये बात पहले मैंने वही लिखी है। संविधान ऐसे लोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाया गया हो जिनके पास लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता हो। The Constitution should have been made by such popular leaders who have the ability to take people along। जनता को साथ लेके चलने की क्षमता हो, और ये हर किसी में नहीं होती, कुछ ही लोगों में होती है। तो उन जो कुछ ही लोगों में होती है उनके द्वारा संविधान अगर बनाया गया हो तो वो हमेशा संविधान इफेक्टिव और रेस्पेक्टेबल होता है। समझ गए? दूसरी बात, संविधान लोगों को ये विश्वास दिलाता हो कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। द कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर्स द पीपल दैट इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग बेसिक जस्टिस। मैं एक बात बताता हूँ, ये जस्टिस है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये एक, जैसे कि आपका मन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिल्कुल आपके लेवल पर, आपका मन है कि आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हो, है ना, लेकिन फिर आपके माइंड में ये है कि मैं मेरी स्कूल के अंदर सभी बच्चों के सामने ना कुछ कहना चाहता हूँ। कैसे कहोगे? तो आपके स्कूल वालों ने आपको एक स्टेज दे दिया कि आप स्टेज पे जाओ और स्पीकर या माइक जो भी हो उसमें जाके बोलो, सब बच्चे सुन लेंगे। वो स्टेज आपके लिए क्या हो गया? एक ढांचा हो गया। वो की वो चीज़ यहाँ है कि अगर आपको ये संविधान विश्वास दिलाता हो कि आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता, आपके साथ हमेशा जस्टिस होगा, ये विश्वास दिलाता हो। आज आप खुद नोटिस कर लो, अपने आप आपको खुद फील हो जाएगा कि हमारे संविधान पर हमें भरोसा है, क्योंकि हम अगर हमारे खिलाफ कोई जानबूझ के बिना गलती कोई हमारे खिलाफ कोई कुछ करता हो तो उसको सज़ा होगी। हमें क्या क्या हक है वो हमें पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का पता है ना। बस यही होना चाहिए, लोगों को उस पर भरोसा होना चाहिए, और यही बात हमारे संविधान पर भी है। ये एक ढांचा उपलब्ध कराता है कि ये लो, इस अकॉर्डिंग आपको इस देश के अंदर रहना है। बस उन नियम कायदे से बाहर जाओगे तो आपको पनिश मिलेगा, और अगर आपके खिलाफ कोई ज़बरदस्ती कुछ आप करो तो उसको भी पनिश मिलेगा। ये चीज़। तीसरी, संविधान संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा प्रस्तुत करता हो। प्रेजेंट ए बैलेंस आउटलाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि संविधान संस्थाएं जो भी हैं उनकी संतुलित रूपरेखा, मैंने क्वेश्चन लिया था आई थिंक 20वां या 21वां कुछ क्वेश्चन होगा, करता हो। यही तो है, जैसे हमारे देश के अंदर क्या है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, मतलब कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, सबके अलग अलग सबके पास पावर है। ये सब एक संतुलित बैलेंस बना के चलता है। ये हमारे संविधान की जो रूपरेखाएं हैं। तो इस तरीके से अपना बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है ये, बहुत कुछ आई थिंक अगर आपने मन लगा के सीखा है तो बहुत कुछ इस चैप्टर ने आपको सिखाया होगा। और फिर बता दूं, जो नई जीके वाली प्लेलिस्ट है उसमें और भी आपको एक्स्ट्रा बातें बता दूंगा। एक प्लेलिस्ट और भी रहेगी, प्लेलिस्ट 2 बनेगी, एक तो जीके वाली, एक ओनली ट्रिक्स, जिसमें मैं आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ट्रिक्स जो काम आती है वो भी। तो उन दोनों प्लेलिस्ट में भी आप अलग अलग नोटबुक बना सकते हो, एक तो नॉलेज की और एक जीके ट्रिक्स की। जैसी प्लेलिस्ट का नाम है वैसे एक अलग से नोटबुक बना लो छोटी सी, उसमें वो बातें भी आप लिखना, ताकि नॉलेज अभी से आपका बेस मजबूत हो, आगे जाके लाखों भीड़ से आप अलग हो जाओगे। ठीक है, चलो फिर ये चैप्टर बना कंप्लीट। ओके।